हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले पार्ट के अंदर द स्टॉप स्नो पोएम पूरी तरीके से पढ़ ली थी, उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन थी वो हमने भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसकी जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है उसको करने जा रहे हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि व्हाट साइड्स ऑफ नेचर, प्रकृति की कौन सी साइड या प्रकृति का कौन सी तरफ, है ना, डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी जो क्रो यहाँ पर लिया गया था, जो हेमलॉक ट्री यहाँ पर लिया गया था, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रकृति में किस चीज़ को बताते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो कौवा है और हेमलॉक ट्री है इसको अशुभ माना जाता है। अशुभ का मतलब हो गया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो क्रो है, कौवा है, वो हमारे घर के ऊपर आकर बैठता है या वो बोलता है तो वो अच्छा नहीं होता है, शुभ संकेत नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। रूढ़ी चलती आ रही है, प्रथा है। तो इस चीज़ को नकारने के लिए पोएम ने इनको यूज़ करा है। अब यूज़ करा है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग तो जरूर उसने बताया होगा। तो उसी मीनिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रो और हेमलॉक रिप्रेजेंट किसको करते हैं, है ना। इसी प्रकार की जैसे कौवे से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई बात मानी जाती है, वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मानते हैं या चलती आ रही है सदियों से। जैसा कि होता है ना, एक बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं जाते हैं, चीख आ गई तो 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा चलता आ रहा है तो वो मान लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पोइट ने इनका यूज़ किया है। देखो कौवा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले इसका आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए, द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क एंड sorrowful side of nature देखो, जो पहले कौवे की बात करते हैं, कौवा किस चीज को दर्शाता है, तो क्रो रिप्रेजेंट, कौवा दर्शाता है किस चीज को दर्शाता है, द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, प्रकृति की जो अंधकार में स्थिति है, जो अंधेरा है उसको, और दुख भरी जो स्थिति है उसको। यानी जो कौवा होता है ना, वो काले कलर का होता है तो उसको अशुभ संकेत माना जाता है कि अशुभ होता है ना। ये दुख की कोई ना कोई घड़ी लेकर आता है तो उसको दुख से रिलेटेड माना जाता है, दुख से जोड़ा जाता है कि दुखी, अगर कौवा अपने घर के ऊपर बोल रहा है ना तो वो अच्छा नहीं है ना, वो एक अशुभ संकेत है। इसलिए इसको किससे जोड़ा जाता है, डार्क और सोरोफुल साइड ऑफ नेचर से। तो फिर हेमलॉक ट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट the poisonous side of nature। देखो, आपको बताया था कि जो हेमलॉक ट्री होता है वो जहरीला पेड़ होता है, एक ऐसा पेड़ जिसके वाइट कलर के फूल आते हैं। अपन ने उसका नाम भी बताया था, धतूरे का, है ना। तो उसको पॉइजन, जहर से रिलेटेड, यानी उसको जहर से जोड़ा गया है। पॉइजनस साइड यानी जहरीली स्थिति, जहरीली प्रकृति को बताता है। प्रकृति जो होती है ना, उसकी कौन सी भाग की बात करता है, जहरीली भाग की। कौन सी भाग की बात करता है, जहरीले भाग की, यानी जहरीला हिस्सा कौन है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, हेमलॉक ट्री। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसका आंसर मैंने पूरी तरीके से लिख दिया। देखो, पहले का आंसर क्या हो सकता है, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, कि कौवा और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौवा तो रिप्रेजेंट करता है डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर को, और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइजनियस साइड ऑफ नेचर को, यानी पॉइजनस साइड ऑफ नेचर को। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों जो है हमने और में डाल दिए, एक तो सेंट्रल आइडिया और एक मेन थीम ऑफ द पोएम। हर पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया तो याद करना ही है, उसके साथ हमें मेन थीम भी याद करनी है, दोनों होती चीज सेम ही है तो इनको याद करना है। देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो पोएम का केंद्रीय भाव क्या है। पोएम में जो है पोइट हमें बताना क्या चाहता है, किस बारे में बात कर रहा है वो बताना है, या फिर इसका मुख्य पॉइंट क्या है, इसकी मेन थीम क्या है वो बताना है। देखो, डस्ट ऑफ स्नो के अंदर पोइट क्या बताता है कि पोइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसका पूरा दिन का जो समय होता है वो पूरी तरीके से वो खराब कर चुका होता है। तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और वहाँ पर एक कौवा आता है और वो उस पेड़ पर से क्या गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की एक बूंद गिरा देता है, स्नो के कण गिरा देता है, पार्टिकल्स गिरा देता है, और उससे पोइट का क्या हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो पोइट इस चीज़ को बताना चाहता है कि डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा कण है, और उस कण के गिरने से भी किसी व्यक्ति का मूड चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई सिंपल एक्शन, कोई साधारण सा एक्शन
एक छोटी सी प्रकृति की कोई सी भी घटना है ना, वो हमारा लाइफ और हमारा मूड दोनों को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। पोइट इस चीज को बताना चाहता है, इसलिए ये उसका क्या हो गया, केंद्रीय भाव, ये उसका क्या हो गया, मेन थीम ऑफ द पोएम। यही आपके एक्सप्लेनेशन में आपके काम आ जाएगी। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि द मेन थीम ऑफ द मेन थीम of the poem dust of snow is dead। देखो मेन थीम क्या है पोएम की, द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, यानी है कि, किस बारे में बता रहा है कि एक साधारण सा एक्शन, यानी ए सिंपल एक्शन, ए सिंपल एक्शन, एक साधारण सा एक्शन क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है ना, यानी पुट इफेक्ट ऑन, प्रभाव डाल सकता है, किसके ऊपर डाल सकता है, ऑन ह्यूमन माइंड कर देते हैं, ऑन ह्यूमन माइंड, यानी हमारे दिमाग के ऊपर, है ना, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर वो क्या कर सकता है, एक प्रभाव डाल सकता है। और उसके अंदर इतनी ताकत होती है एक साधारण से एक्शन के अंदर। जैसे एक सिंपल सा अगर अपन उदाहरण लें, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में गए और आपने देखा कि आप सुपारी बहुत खाते हैं ना, अब मान लीजिए वहाँ पर गए, हमने देखा किसी लड़के के कैंसर हो गया, उसके पूरे मुंह के अंदर छेद हो गया, बस आपने वो घटना देखी और देखने के बाद से आपने क्या कर दी, सुपारी छोड़ दी। यानी एक सिंपल सा एक्शन, आप वहाँ पर हॉस्पिटल गए किसी और के काम से है और आपने उसको देखा और उससे आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, आपने उस सुपारी को क्या कर दिया, बिल्कुल छोड़ ही दिया। तो वो एक सिंपल एक्शन जो होता है ना, एक साधारण सा कार्य है, वो ह्यूमन माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है और वो चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज, ये क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इट कैन चेंज मूड, या एक तो हमारे मन को परिवर्तित कर सकता है और हमारी लाइफ को भी परिवर्तित कर सकता है, और लाइफ, ये हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। इसके बारे में पोइट जो है वो इस पूरी पोएम के अंदर बात करता है। एक साधारण सा उदाहरण देता है कि एक डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ की जो कण की जो बूंदें हैं वो आकर हमारे ऊपर, मेरे ऊपर गिरती है और उससे मेरा पूरा मूड चेंज हो जाता है, मेरा पूरा माइंड चेंज हो जाता है और उससे मैं क्या कर लेता हूँ, इट सेव्ड, ये बचा लेता है, इट सेव्ड अ पार्ट ऑफ डे, दिन का एक हिस्सा। जो दिन का एक हिस्सा होता है, उस जो आधा दिन था वो तो वो पूरा पछतावे में खराब कर चुका था, और आधा दिन वो कब बचा लेता है, जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर आकर गिरती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि हाउ वर द मूड ऑफ द पोइट चेंज। वही वापस लाइन के पोइट का मूड कैसे चेंज हो गया, तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर आकर गिरती है तो उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और मूड चेंज होते ही वो क्या सोचने लग जाता है कि इस जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने मेरा दिन का आधा हिस्सा बचा लिया, जो दिन मैंने पहले खराब कर दिया था उसको अब मैं क्या नहीं करूँगा, खराब नहीं करूँगा और उसको मैं बचा सकता हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे, अंडर ए हेमलॉक ट्री a crow shook down the dust of snow। कौवा क्या गिरा देता है, कौवा हिला देता है, किसको गिरा देता है, नीचे की तरफ, डस्ट ऑफ स्नो को। कहाँ पर, हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री के नीचे जब पोइट बैठा होता है तो एक कौवा आता है और कौवा उसके आकर क्या गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है, जिससे कि क्या होता है, under a hemlock tree a crow shook down the dust of snow which, या फिर डेट, है ना, change the mood of पोइट, जो कि पोइट का हृदय परिवर्तन या मन परिवर्तित कर देती है। और मन परिवर्तित होगा तो उसका दिन का हिस्सा बच जाएगा। तो वापस वही लाइन आ जाएगी सेम, कि इट सेव्ड द पार्ट ऑफ अ डे। वहाँ पर ई काम लिया था, पार्ट ऑफ अ डे, ये आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया तीसरे का, कि पोइट का मूड कैसे चेंज होता है। तो जैसे ही हम लोग ट्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठता है, एक कौवा आता है और डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके सर के ऊपर आती है, उसके ऊपर गिरती है,
उसका मूड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। डस्ट ऑफ स्नो किसको इंडिकेट करती है? देखो, डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति की ये घटना है, बर्फ का गिरना, बारिश का होना, हर प्रकार की चीज़ें जो प्रकृति के अंदर होती है वो प्रकृति खुद करती है। और प्रकृति के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है, किसी भी चीज़ को आगे से परिवर्तित कर सकती है। जैसे कि हम सोचते हैं कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन रखती है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, दर्शाती है, किसको दर्शाती है? द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के हीलिंग पावर को। प्रकृति के अंदर वो ताकत होती है कि वो आपको किसी भी चीज़ से उभार सकती है, किसी भी चीज़ से आपको सही कर सकती है। जब हमारा मूड खराब होता है ना, तो कभी प्रकृति के पास जाना, प्रकृति का मतलब पेड़ पौधों की छाया में, पेड़ पौधों में, जंगलों में, है ना। जब हम उनको देखते हैं ना, तो उनको देखने से हमारा पूरा मूड परिवर्तित हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। यानी प्रकृति के पास एक पावर होती है, हीलिंग पावर, जो हमें किसी भी स्थिति से क्या कर सकती है, उभार सकती है। तो डस्ट ऑफ स्नो उसी को इंडिकेट करता है, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और वो इसके साथ साथ, अलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ द जॉय ऑफ नेचर, प्रकृति की खुशी को भी बताता है। जॉय ऑफ नेचर प्रकृति की खुशी को भी बताता है, प्रकृति की खुशी को भी बताता है। इस पोएम के अंदर, डस्ट ऑफ स्नो के अंदर यही बात बताई गई है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो डस्ट गिरती है, उससे पोएम का जो पोइट होता है उसका मन परिवर्तित हो जाता है। यानी प्रकृति के अंदर वो ताकत है कि उसका जो पूरा दिन जो पूरी तरीके से सैडनेस में गुजरा, पूरी तरीके से दुख में गुजरा, अब वो पूरा दिन उसका किस में जाएगा, अच्छे कामों में। अब वो अपने दिन को अच्छी तरीके से बचा सकता है। तो बस प्रकृति की हीलिंग पावर को दर्शाती है और प्रकृति की खुशी को बताती है कि प्रकृति हमें किस प्रकार से खुश कर सकती है, उसके अंदर कितनी ताकत है, उसके बारे में इंडिकेट करती है। ये पोएम के जो 4 क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट के अंदर हम इसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।